हेलो साथियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश खबर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है योगेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीक जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन सभी खबरों पर हम बात करेंगे। तो ये जो हमारी खबरें हैं वो 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन सभी को कवर किया जाएगा और अच्छे से पढ़ते हैं। एक एक खबर को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो पहला पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रोग्रेस है डिजिटाइजेशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स अंडर ज्ञान भारतम मिशन। तो आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की एक स्कीम चलती है ज्ञान भारतम मिशन, और इस ज्ञान भारतम मिशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो भी पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटाइज करना है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में क्रिएट करना है, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको आराम से वो मिल सकें और उसके बारे में वो पढ़ सकें। जैसे क्या है कि आप देखोगे जितनी भी पांडुलिपियां हैं वो किसी न किसी ताड़ के पत्तों पर लिखी गई या लकड़ी के ऊपर लिखी गई, तो उनको ज़्यादा सालों तक नहीं रखा जा सकता है, उसमें दीमक लग जाएगी, ख़राब हो सकती हैं। लेकिन हमने उनको डिजिटाइज कर दिया तो इंटरनेट पर हम उनको सेव कर सकते हैं और आने वाली हमारी जनरेशन उसको पढ़ सकती है। अब आप बोलोगे सर ये न्यूज़ में क्यों, उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज़ में है? उत्तर प्रदेश इसलिए न्यूज़ में है कि भारत में सबसे ज़्यादा पांडुलिपियों को जिसने डिजिटाइज किया है तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर डेटा भी दिया है, तो आप देख रहे होगे कि बाय द एंड ऑफ मई 2026 लगभग 12.2 लाख मनुस्क्रिप्ट्स हैं जिनको अपलोड किया गया है पोर्टल पर, और जून 2026 तक नंबर जो इंक्रीज हो गया 30 लाख के आसपास हो गया है। आप देखोगे इसी जो नई इसी मंथ में लगभग 17 लाख के लगभग नई मनुस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, समझ गए? तो उत्तर प्रदेश ने कई जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं उनको हमने डिजिटाइज किया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ज्ञान भारतम जो मिशन है ये क्या उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है या केंद्र सरकार तक? तो ज्ञान भारतम मिशन केंद्र सरकार की एक पहल है, ये आपको याद रखना है। और इस मिशन का मकसद देश भर में मौजूद प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं उनका सर्वे करना है और उन्हें डिजिटाइज करना है। हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैं सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं बाईटी पर, आप मुझसे वहां पढ़ सकते हैं। और वो क्या है, हमारा चैनल 8 AM पर हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब का नाम है यूपीपीसीएस स्टडी IQ। तो वहाँ पर हम अच्छे से कवर करते हैं, आप अच्छे से हमारे करंट अफेयर को एक बार पढ़ सकते हैं, अच्छा लगे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई आगे चलते हैं। तो मेजर कलेक्शन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी जो पांडुलिपियां हैं जिनको डिजिटाइज किया गया है। तो सबसे ज्यादा आप देखोगे अयोध्या से आप देखोगे मनी रामदास छावनी में संरचित जो संस्कृति वाल्मीकि रामायण है उसको हमने उस पांडुलिपि को डिजिटाइज किया है। वाराणसी से हमने ऋग्वेद संहिता हो गया, ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, शुक्ल यजुर्वेद हो गया, आयुर्वेद हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, तंत्र, ज्योतिषी, कृषि पर दुर्लभ जो ग्रंथ हैं उनको भी डिजिटाइज किया है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो हमें पांडुलिपियां मिली हैं अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और जो मथुरा, हमारी जो पहले ही से जो हमारी हिस्टोरिकल सिटीज हैं, जो रिलीजियस सिटीज हैं, जो रिलीजियस सेंटर हैं, वहीं से मिली हैं। तो ये आप लिख सकते हो। प्रयागराज से ही आप देखोगे, प्रयागराज से लगभग 200 वर्ष पुरानी जो फारसी भाषा में महाभारत है उसको हमने डिजिटाइज किया है। 1840 से जो विष्णु पुराण है उसको किया है। 1843 से बहुविषयक पाठ यादगार ए बहादुरी इसको हमने किया है। ऐसी मथुरा से आप देखोगे ब्रज भाषा में संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, फारसी भाषाओं में पांडुलिपियां थी, उनको हमने डिजिटाइज किया है। तो ज्ञान भारतम मिशन के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सी पांडुलिपियों को हमने डिजिटल फॉर्मेट में क्रिएट किया है, यही हम बताना चाहते हैं। तो ज्ञान भारतम मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो इसकी केंद्रीय बजट जो आया था 2020, 2025 और 26 के बीच में इसको किया गया था और इसका उद्देश्य आपको पता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ज्ञान भारतम जो मिशन है उसको कौन सी मिनिस्ट्री इसको भाई साहब मॉनिटरिंग करती है, किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है? तो ये आपको पता होना चाहिए, संस्कृति मंत्रालय के तहत इसको लागू किया जा रहा है। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि ज्ञान भारतम मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आगे चलते हैं भाई, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। केन
बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, न्यूज में है, तो आपने देखा है कि हम केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट से क्या करेंगे, बुंदेलखंड का जो रीजन है जहां पर पानी की कमी है, तो हम केन बेतवा में जो सरप्लस वाटर है, उस वाटर को जो सरप्लस जो वाटर है उसको हम भाई साहब बेतवा में हम ट्रांसफर करेंगे, जिससे बुंदेलखंड रीजन में पानी की कमी है, इरिगेशन की जो समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए कैनाल बनानी पड़ेगी जो पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए जा रही है, जिसमें बहुत से पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो पर्यावरण के लिए भी दिक्कतें हैं और बहुत से हमारे आदिवासी लोगों को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो उन आदिवासी लोगों ने क्या किया है, धरना करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये चिता आंदोलन आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि बताओ चिता आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट से। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था ना, तो नर्मदा पर एक पैसा डैम बन रहा था, समझ गए, उसके अपोजिट स्टार्ट किया गया था। तो ऐसे ही चिता आंदोलन है, ये केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो जो आदिवासी लोग हैं जिनको डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, जिनकी जमीन जा रही है, जिनके लैंड जा रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे सही उसका मुआवजा दिया जाए, समझ गया, उसका सही पैसा दिया जाए, तभी हम बनने देंगे। तो आप देखोगे इस पर क्वेश्चन बन भी सकता है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार ने भाई साहब सूखाग्रस्त बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई की सुविधा देने के लिए इस केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। और आप देखोगे इसमें 50,000 लोगों को भाई साहब डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, 46 लाख पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो पेड़ों को नुकसान होगा। ये डेटा भी आप लिख सकते हो। कभी कोई केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन आ सकता है जीएस थर्ड में इरिगेशन के ऊपर, तो उसका पॉजिटिव तो आप बता दोगे कि ठीक है, वाटर को हम अच्छे से बुंदेलखंड रीजन में पहुंचाएंगे, इरिगेशन बेहतर होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। लेकिन आप उसका नेगेटिव पॉइंट भी बताओगे कि 50,000 लोग जो हैं बेघर हो जाएंगे, 40 लाख पौधे काटे जाएंगे और पन्ना टाइगर रिजर्व भी इससे डिस्टर्ब होगा। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी। अब आप देखोगे अभी जो आंदोलन हो रहा है, जिसको चिता आंदोलन बोल रहे हैं, उन लोगों ने डिमांड की है कि भाई आप जो हमें मुआवजा दे रहे हो 12.5 लाख का, ये कितना कर दिया जाए, 25 लाख कर दिया जाए, तभी हम इस परियोजना को बनने देंगे। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा। आप देखोगे कि सर ये कैन नदी है, कैन नदी का पानी वैसा बेतवा नदी में ट्रांसफर होगा। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सर कैन नदी बताओ कहां से निकलती है। तो कैन नदी का जो उद्गम है वो आप देखोगे कैमूर की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहां से ये ओरिजिनेट करती है। ये आपको पता होना कि इस केन रिवर का ओरिजिन कहां से है, कैमूर हिल है मध्य प्रदेश में। और ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सहायक नदी किसकी है, तो सहायक नदी की हम बात करें तो यमुना की है, ये लिख सकते हो। ऐसी बेतवा नदी कहां से निकलती है, बेतवा नदी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन के पास विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, और ये भी सहायक नदी वैसा यमुना की है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखोगे नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो गेंडा है, गेंडा की पॉपुलेशन भाई साहब बढ़ गई है। अब बोलोगे सर गेंडा की पॉपुलेशन कहां पर बढ़ गई है, दुधवा टाइगर रिजर्व में। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये बन सकता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व बताओ, उसमें अभी जो राइनो है उनकी पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 53 हो गई है। 53 ग्रेटन वन हॉर्न्ड गेंडे की जो संख्या है वो 53 हो गई है। तो अभी कौन सी गणना हुई थी, तो चौथी गेंडा गणना हुई थी, उसमें आप देखोगे दुधवा टाइगर रिजर्व में 53 गैंडे हैं। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर दुधवा टाइगर रिजर्व ये कहां पर पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना कि दुधवा टाइगर रिजर्व को 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और इस दुधवा टाइगर रिजर्व में क्या क्या शामिल है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क को इसमें कवर किया गया है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर किया गया है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर किया गया। कहने का मतलब आप अच्छे से आप पढ़ना चाहो तो आप ऐसे कवर कर सकते हो कि ये है दुधवा टाइगर रिजर्व, समझ गए। तो ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। अब दुधवा टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एक तो आपको लिखना है दुधवा नेशनल पार्क, समझ गए, दुधवा नेशनल पार्क आपको लिखना है। एक भाई साहब जो अभी हमने आपको बताया था, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो हैं, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 3 रीजन को मिला के ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। अब आपके दिमाग में आएगा कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये आप बताओ। ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। समझ गए, कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। जैसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 13 रामसर साइट हैं। ठीक है, अब 13 हो गई हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में बताओ कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो हम उसका आंसर बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 3 कौन कौन सी हैं भाई? ताजमहल हो गया, समझ गए। ऐसे ही आपने देखा हुआ आगरा का जो रेड फोर्ट हो गया, आगरा किला जिसको बोलते हैं, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और तीसरा पॉइंट हमारा फतेहपुर सीकरी। 3 हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर क्या बोलते हैं कि जो बनारस के आसपास जो रीजन है, समझ गए, जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, समझ गए, जिसको बोलते हैं जस्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, समझ गए, उसको भी लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, समझ गए, उसको नहीं है, जस्ट उसको नॉमिनेट किया गया है, लेकिन वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अब हमने आपको होमवर्क ये दिया है कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं और उनके नेम बताओ। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसका नाम भी आपको बताना है। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे इन यूपी टू बी इनॉग्रेटेड। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और आप इसको अपने पेपर 6 में आप लिख सकते हैं, यूपी स्पेशल पेपर 6। यदि आपने मुझसे यूपी स्पेशल पेपर 6 पढ़ा होगा, मैंने बहुत विस्तार से उसमें पढ़ाया था कि बुनियादी ढांचा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं आलेखन 2 बैच में। तो जिन लोगों ने आलेखन 2 बैच नहीं ज्वाइन किया है, आलेखन 2 बैच ज्वाइन कर लें। और डिस्काउंट आपको चाहिए तो आप मेरा कोड लगा सकते हो। कोई भी बैच स्टडी IQ पर आप खरीदते हैं तो ये कोड लगा सकते हैं, योगी लैब, और ये कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, ये कहां यूज किया जाएगा? पेपर 6 में यूज किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा है। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे स्टेट बोला जाता है। अब बोलो उत्तर प्रदेश में बहुत से एक्सप्रेस वे बन गए। आपने गंगा एक्सप्रेस वे पढ़ा होगा, समझ गए, कि प्रयागराज से स्टार्ट होता है, मेरठ तक जाता है। ऐसे ही आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे पढ़ा होगा, चित्रकूट से स्टार्ट हो रहा है, इटावा तक जा रहा है। ऐसे ही आपने भाई साहब पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पढ़ा होगा, प्रयागराज से आपने देखा है क्या बोलते हैं, गाजीपुर से लेके प्रयागराज तक ऐसे कनेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं वो पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सप्रेस वे है, उसको मैप पर कैसे दिखाना है। ऐसा ही एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, समझ गए। तो ये इसका उद्घाटन अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर किया है। और ये कितना लंबा है? ये 63 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन वाला है, 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे बनेगा। तो आप देख लीजिएगा, इससे क्या होगा कि लखनऊ से कानपुर की जो दूरी है, मतलब समय है, वो कम हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर होगा, समझ गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहला बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम होगा, मतलब यहां पर बैरियर नहीं लगेगा, टोलिंग होगा तो जस्ट सड़क के ऊपर बड़ा सा एक वो बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां पर सेंसर लगा दिए जाएंगे। आपकी गाड़ी स्पीड से निकल रही है, जो आपका डायरेक्ट आपका RFID के थ्रू आपका पैसा कट जाएगा। उस तकनीकी का यूज करके यहाँ पर 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस लगाई जाएंगी, समझ गए, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, कैमरा लगाए जाएंगे। तो कहने के मतलब एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनेगा जो तकनीकी इसमें बहुत अच्छे से यूज की जाएगी, ये आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, ये प्रीलिम्स में पूछने के बहुत चांसेज हैं कि वृक्षारोपण महायज्ञ स्टार्ट किया है, तो बताओ किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसको भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है गोरखपुर से। और इसका सिंपल उद्देश्य, एक योजना चल रही है एक पेड़ मां के नाम। तो उस योजना के तहत हमें 35 करोड़ के आसपास पेड़ पौधे लगाने हैं, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो उसका यही लक्ष्य है। तो वृक्षारोपण महायज्ञ कहां से स्टार्ट किया गया है? गोरखपुर से स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? 35 करोड़ पेड़ पौधे लगाना है। ये किस योजना के तहत? एक पेड़ मां के नाम, इस योजना के तहत। तो उद्देश्य आपको पता चल गया कि पेड़ पौधे को लगाना है, भूजल को फिर से भरना है, मिट्टी संरक्षण को बढ़ाना है, जैव विविधता को बढ़ाना है, ये हमारा उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं कि सर एक और टॉपिक बहुत न्यूज में था कि वाटर कंजर्वेशन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। अब वाटर कंजर्वेशन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन का मतलब है अमृत सरोवर, आपने पढ़े होंगे अमृत सरोवर। सबसे पहला अमृत सरोवर रामपुर में बना था, आपने मोदी जी के स्पीच सुना होगा। तो उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर बनाने में पहले नंबर पर है पूरे भारत में। मतलब भारत में जितने भी अमृत सरोवर बने हैं
भारत में जितने भी अमृत सरोवर बने हैं उसका भाई साहब 27% उत्तर प्रदेश से बने हैं। तो कहने का मतलब अमृत सरोवर बनाने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। ये क्वेश्चन बन जाए कि बताओ किस राज्य में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 के आसपास अमृत सरोवर हैं, जो पूरे भारत का 27% है। अब बोलोगे सर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, तो भाई साहब आप देखोगे सबसे ज्यादा हरदोई जिला में है। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बने हुए हैं, तो ये हरदोई में सबसे ज्यादा है। 1200 के आसपास भाई साहब अमृत सरोवर बने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होगी, समझ गया, हमारी वाटर सिक्योरिटी भी बेहतर होगी, रूरल जो रेजुविनेशन है वो भी बेहतर होगा। तो ये हमारे इसके फायदे हैं, तो ये आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं, एक और टॉपिक न्यूज में था, इसको भी आपको लिखना है कि नाइट सफारी ये स्टार्ट हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये कहां हो रही है, तो ये लखनऊ के क्षेत्र में एक कुकरेल एक रीजन है, कुकरेल नाइट सफारी स्टार्ट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपको नाइट सफारी स्टार्ट करना है, कर लीजिए, लेकिन आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। तो आपने देखा होगा कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसका आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप इनको फॉलो कीजिए और आराम से कुकरेल नाइट सफारी जो लखनऊ में है आप उसको बनाइए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी कहां पर बन रही है, तो लखनऊ में बन रही है, समझ गए। अब आप देखो कि ये क्रांतिकारी प्रोजेक्ट भारत का पहला है, भारत का पहला प्रोजेक्ट है और दुनिया का 5वां ऐसा अर्बन नाइट सफारी है। अब बोलो से दुनिया में कहां बना, इससे पहले सिंगापुर में बना था नाइट सफारी, समझ गए, इससे पहले चीन में बना था, थाईलैंड में बना था, इंडोनेशिया में, और 5वां भाई साहब भारत ऐसा देश बन गया है जहां पर नाइट सफारी बनने जा रही है, वो भी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां पर बनने जा रही है भाई साहब, लखनऊ में। ये पॉइंट आप कनेक्ट कर सकते हो। अब अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि योगी सरकार ने माई हेल्थ वर्ल्ड बुक लॉन्च की है अपने स्कूल में। जो भी स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों का जो हेल्थ है खराब हो रहा है, बच्चे मोटे हो रहे हैं, समझ गए, बच्चों को डायबिटीज भी हो रहा है, बच्चों को भाई साहब हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। रीजन क्या है, उनका खाने पीने का जो सिस्टम है वो खराब हो गया है। लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, लोग जंक फूड खा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए भाई साहब माई हेल्थ वर्ल्ड एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्टार्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के स्कूल में, जहां बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि आपको कौन सा फूड खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कौन सा फूड खतरनाक है, कौन सा सही है, अच्छा है, इसको। और इसको कौन भाई साहब इंप्लीमेंट करेगा, इसको फसाई सपोर्ट करेगी। फसाई है तो फसाई का आपने देखा होगा कि ईट राइट इंडिया एक मूवमेंट चलाया था फसाई ने, उसी के तहत ये उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका सिंपल ये है कि संतुलित और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देना है, योग और खेल कूद को बढ़ावा देना है, मतलब हेल्दी बच्चों को बढ़ावा देना है। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये जो बुक है कंसेप्चुलाइज की गई है और डेवलप की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के द्वारा किया गया है अंडर इट्स नेशनल ईट राइट इंडिया कैंपेन। तो ईट राइट इंडिया कैंपेन जो चल रहा है उसके तहत इसको बनाया गया है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के स्कूल में एक बुक्स भाई साहब दी जाएगी माई हेल्थ वर्ल्ड। तो बताओ इसको किसने कंसेप्चुलाइज किया है, फसाई ने इसको किया है। आज ही हमने सुबह 8 बजे पढ़ाया था अपने चैनल पर, जो चैनल है यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पर, आप जाइए, वहां पर सुबह 8 बजे करंट अफेयर क्लास होता है। उस करंट अफेयर क्लास को मैं पूरा डायमेंशन दिखाता हूँ, एक एडिटोरियल भी डिस्कस करता हूँ, समझ गए। उसमें हम डेली के कुछ एमसीक्यू भी कराता हूँ और 2 दिन का रिवीजन भी कराते हैं। एक बार आप उस क्लास को देखो, उसमें हमने ये सब कराया है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसका फायदा क्या होगा, बच्चों का हेल्थ बेहतर होगा, समझ गए, बच्चों का हेल्थ बेहतर होगा। बच्चे जब हेल्दी होंगे तो अच्छा हमारा जो मानव संसाधन होगा, मानव पूंजी होगी, वो बेहतर होगी और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी खुद ग्रो करेगी। आगे चलते हैं भाई कि उत्तर प्रदेश निवेश अपना बढ़ाना चाहता है और निवेश तभी बढ़ेगा जब हमारा भाई साहब विदेश से निवेश आएगा और हमारी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 ऐसे सीईओ अभी आए थे जापान के, उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, उनको अच्छे से बातें की कि क्यों आपको उत्तर प्रदेश में निवेश करना है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है।
भारत का 30% आलू प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत का 30% गेहूं भाई साहब उत्तर प्रदेश में होता है। भारत का 16% भाई साहब जो मिल्क प्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश में निवेश करना बहुत जरूरी है। आप देखोगे भारत में 2 ऐसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, एक तमिलनाडु में, दूसरा भाई साहब उत्तर प्रदेश में। तो ये सब बातें क्या है, ये निवेश को बढ़ाना हम चाहते हैं। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ने एक एजेंसी भी बनाई है, इन्वेस्ट यूपी। आपको याद है इन्वेस्ट यूपी, इसका सिंपल उद्देश्य क्या है, निवेश को बढ़ावा देना है। तो ये हमारी बातें थी। अब आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश भाई साहब अपनी जॉब्स क्रिएट करना चाहता है, उत्तर प्रदेश अपने इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाना चाहता है, उत्तर प्रदेश अपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है। तो उसके लिए एक स्कीम हमने लॉन्च की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन। और ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, जब हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया तो 24 जनवरी 2026 को। तो अमित शाह जी आए थे और उस समय योगी आदित्यनाथ जी थे, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, दोनों लोगों ने मिलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन। इसका सिंपल है कि उत्तर प्रदेश को 9 इंडस्ट्रियल जोन में बांटा गया और वहां पर हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे और वहां पर हम हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेंगे, जिससे लोगों को स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, कौशल विकास हो, उद्योग डेवलप हो, रोजगार पैदा हो, सप्लाई चेन बेहतर हो। तो 9 औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे इस स्कीम के तहत। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम है उसके तहत भाई साहब कितने हब हम बनाएंगे, तो 9 औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। अब ये कौन कौन से हैं, एक तो नोएडा गाजियाबाद, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीसरा रोहिलखंड, चौथा आगरा अलीगढ़, पांचवा लखनऊ अयोध्या, छठा कानपुर प्रयागराज, सातवां बुंदेलखंड और विंध्याचल, पूर्वोत्तर प्रदेश और गोरखपुर क्षेत्र। तो 9 ये हमने क्षेत्र बनाए जहां पर निवेश किया जाएगा। इस तरीके से हमने भाई साहब उत्तर प्रदेश की खबरों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं, आप मुझसे पेड बैचेस में पढ़ना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट जानते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, यूपी पीसीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2021 में, 18th रैंक थी और एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था। वो थोड़ा मैंने प्रेफरेंस गलत भर दिया था। तो मैं आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं, सही मेथड से पढ़ाई करते हैं, तो आप भी पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। और हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है, आप हमारे अबदा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बोलोगे सर डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो एक हमारा कोड है, आप उसको लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं, योगी लाइव। आप ये लगा के आप डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा आरंभ बैच है, फाउंडेशन बैच है, ये हमारा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर होगा। आप बोलोगे इसमें मैं क्या पढ़ाता हूं, इसमें मैं यूपी स्पेशल पेपर 6 पढ़ाता हूं, एथिक्स GS4 पेपर पढ़ाता हूं, पूरा इंडियन सोसाइटी GS1 का पोर्शन है वो पढ़ाता हूं, निबंध पढ़ाता हूं, समझ गए। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और ये कोड लगा सकते हो, ठीक है। अभी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ARO फाउंडेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ARO की तैयारी कर रहे तो ARO बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, BO का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब कैसे करोगे, थोड़ा हम ये आपको बता देते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कैसे ज्वाइन करना है, बता देंगे अभी आपको। और इस क्लास की PDF आपको कहां मिलेगी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो PDF आपको यहां मिलेगी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो अब ये बताते कि सर कैसे बैच ज्वाइन करना है। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल करना है स्टडी IQ। आपने स्टडी IQ गूगल किया तो आपको देखो ये दिखेगा, स्टडी IQ IAS बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर UPSC एंड स्टेट PSC। आप इस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये लिंक दिखेगा। तो यहां पर स्टेट PSC में जाइए, स्टेट PSC में आप गए, स्टेट PSC में उत्तर प्रदेश में जाओ। अब देखो ये सब बैच आपको यहां दिख रहे हैं, ये आरंभ बैच है, ये अबुदा बैच है, ये यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स बैच है, ये आलेखन बैच है। जो बैच आपको ज्वाइन करना कर लिए, जैसे यूपी पीसीएस ARO बैच है, फाउंडेशन बैच है, जैसे मान लेते हैं ARO बैच ही आपको ज्वाइन करना है। आप इस पर क्लिक किए तो यहां पर आप इसके बारे में देखो कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, जो आपको लेना है कि 2 साल की वैलिडिटी के लिए लेना है, 1 साल के लिए लेना है। मान लेते हैं हम गोल्ड लेना चाहते हैं, हमने गोल्ड के बारे में पढ़ा कि ये सुविधा है, हमने बाय नाउ किया। हमने आपको बताया कि कूपन कोड आपको हमने पहले ही बता दिया, मेरा कूपन कोड क्या है, योगी लाइव। तो आपने क्या किया, योगी लाइव कूपन कोड को यहां लगाया, योगी लाइव, और इसको भाई साहब क्या किया, अप्लाई कर दिया। तो आप देखोगे 6000 का जो बैच था, आप देखोगे 4000 समथिंग में मिल गया, आपको डिस्काउंट मिल गया। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते, कोई भी बैच, चाहे आरंभ बैच है, चाहे BO का बैच है, चाहे टेस्ट सीरीज है, इसी मेथड से ऐसे ही कोड लगा के आप खरीद सकते हो। अब आप बोलोगे सर मुझे कुछ और जानकारी लेना है,
तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कोई बैच से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है लेना है तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हो @IIT BHU 13065078 पर। तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। और जैसा हम बोलते हैं कि जिंदगी का सत्य है मृत्यु और आपके सिलेक्शन का सत्य है वैसा किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम होती है किताबें आप उठाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।